हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज शर्मा जनक सिंह चौहान के साथ एमजे क्लासेस में। आज हम कक्षा 12 का टॉपिक सिंथेसिस ले रहे हैं। ये एग्ज़ाम के अंदर 2 नंबर का आता है। अभी मात्र 2 नंबर का आएगा, लेकिन टॉपिक थोड़ा लेंदी है, तो इसको तैयार करने के लिए कम से कम 3 या 4 वीडियो बनाने होंगे। और आज ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, फर्स्ट भाग या पहला भाग जिसे हम कहें। तो पहला टॉपिक है हमारा सिंथेसिस, और सिंथेसिस का हिंदी में अर्थ होगा संयोजन। कई जगह हमें डेफिनेशन देखने को मिलती है कि 2 या 2 से अधिक सिंपल वाक्य हैं उनको जोड़ने से एक नया वाक्य बनाएंगे, उनको संयोजन कहेंगे, सिंथेसिस कहेंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिंथेसिस का मतलब है मात्र संयोजन। अब संयोजन किसी भी चीज़ का हो सकता है, लेकिन हम अदर्स में ना जाकर सिर्फ हम हमारी जो कोर्स में है कक्षा 12 में सेंटेंसेस के संदर्भ के अंदर ही हम इसको देखेंगे। तो हम देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होगी। तो हम देखते हैं कि वाक्यों के संदर्भ में, केवल सेंटेंसेस के अंदर हम देखते हैं तो हम देखेंगे इसकी जो डेफिनेशन है वो है 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर उनमें वांछित परिवर्तन कर मूल अर्थ में कोई परिवर्तन किए बगैर एक वाक्य बनाना संयोजन कहलाता है। यानी कि हमारा जो कोर्स है उसके अकॉर्डिंग 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाना, ये संयोजन है। अब हमें क्या क्या दिया जा सकता है? सामान्यतः हमें दिया जाएगा 2 सिंपल सेंटेंसेज, जो साधारण वाक्य हैं 2, वो दिए जाएंगे और उनसे हमें बनवाया जाएगा या तो सिंपल सेंटेंस बनवाया जाएगा या एक कंपाउंड सेंटेंस बनवाया जाएगा या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाया जाएगा। यानी कि 2 हमें सिंपल सेंटेंस दिए जाएंगे एग्ज़ाम के अंदर। उससे हमें हो सकता है सिंपल से सिंपल बनवाया जाए, हो सकता है उन 2 सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड बनवाया जाए, या हो सकता है उन 2 सेंटेंसेस से हमें एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनवाया जाए। तो इस प्रकार के हमें 2 वाक्य बनाने होंगे। अब वहाँ पर पॉसिबिलिटी कि या तो हमें कोई कंजक्शन दे दिया जाए, कोई भी कंजक्शन दे दिया जाए। अगर कोई एक कंजक्शन हमें दे दिया गया तो हमें कोई परेशानी नहीं होगी, फटाफट बना लेंगे। लेकिन अगर वो नहीं मिले और सिर्फ इतना कहा जाए कि ये 2 वाक्य हैं और इनसे आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंस बनाना है, या फिर ये 2 वाक्य हैं जिनसे हमें कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, या फिर उन 2 वाक्य को देकर हमें कहें कि एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है, तो हम क्या करेंगे फिर? तो हम इस आज के जो टॉपिक है या आज का जो भाग है, ये पार्ट जो हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसमें सिर्फ ये समझेंगे कि आखिर ये जो सेंटेंसेज हैं जो बनवाएगा वो क्या क्या हैं। बस इतना ही समझना है हमें आज। तो हमने अभी बात की सिंपल सेंटेंस या साधारण वाक्य। तो पहले तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि साधारण वाक्य या सिंपल सेंटेंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, या फिर कंपाउंड सेंटेंसेज जो हमें बनाने हैं, संयुक्त वाक्य इसको हिंदी में कहते हैं, ये किस तरह के होते हैं, या इनमें क्या ऐसी विशेषताएं होती है जिनको देखकर हम इनको पहचानें कम से कम। तो सबसे पहले आज हम सिर्फ पहचानना सीखेंगे कि सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स क्या सेंटेंस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं साधारण तरीके से कि सिंपल सेंटेंस यानी साधारण वाक्य कौन से होते हैं। तो इनको हम कहेंगे ऐसे वाक्य जिनमें कम से कम एक कर्ता है ना, सब्जेक्ट, कम से कम एक सब्जेक्ट हो। सब्जेक्ट यहाँ पर आप जैसे जानते हैं ही, शी, इट, कोई भी नेम हो सकता है, दे हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, कोई नाउन हो सकती है, कोई प्रोनाउन हो सकती है, ये सब सब्जेक्ट हो सकते हैं। तो कम से कम एक सब्जेक्ट व एक मुख्य क्रिया जैसे हम कह सकते हैं प्ले है, सी है, गो है, कम है, स्लीप है, ये सब क्रियाएं मुख्य क्रियाओं का काम करती है। कहीं कहीं पर मुख्य क्रियाओं के साथ भी काम करती हैं। लेकिन अगर इनमें से कुछ है, यानी कि जो फाइनाइट हो, अब यहाँ पर वर्ड आया फाइनाइट और नॉन फाइनाइट के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाते हैं जो बाद में बनाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी इसकी ट्रिक बता देता हूँ कि फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है।
तो वो वर्ब जो पर्सन यानी व्यक्ति, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, नंबर यानी पर्सन की संख्या यानी एक वचन, बहुवचन, और टेंस, इन तीनों चीज़ों से अगर प्रभावित होती हो यानी कि इससे बाउंड होती हो, वो वर्ब फाइनाइट कहलाती है। और ऐसी वर्ब जो इन तीनों से कोई प्रभाव न रखती हो यानी प्रभावित न होती हो, वो नॉन फाइनाइट कहलाती है। जैसे हम यूँ कहें कि ही प्लेज, तो यहाँ पर क्या हुआ, ही प्लेज, वह खेलता है, ये सिंपल प्रेजेंट हुआ। लेकिन अगर हम जो ही इसका टेंस बदलते हैं, यानी कि अगर इस सेंटेंस का हम टेंस बदल देंगे तो हम क्या लिखेंगे, ही प्लेड। तो इट मीन्स ये जो प्ले वर्ब है वो प्रभावित हो गई। अगर हम यूँ कहें कि ही की जगह हम करें दे, यानी कि इसको बहुवचन बना दें, नंबर चेंज कर दें, तो प्लेज की जगह हमें लिखना पड़ेगा प्ले, यानी फिर ये प्रभावित हुई। लेकिन अगर हम यूँ लिखें कि आई वेंट टू मार्केट टू बाई ए बुक, ये कोई सेंटेंस है हमारा। तो अगर हम यहाँ पर टेंस चेंज करेंगे तो हम लिखेंगे आई गो टू मार्केट टू बाई ए बुक। तो हम यहाँ देखते हैं कि ये वर्ब चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू टेंस। यहाँ पर वेंट चेंज हो रही है अकॉर्डिंग टू टेंस, लेकिन ये जो बाई है ये चेंज नहीं हो रही। तो जो वर्ब अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू पर्सन अगर चेंज होती हो, प्रभावित होती हो, तो वो वर्ब फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। और जो वर्ब चेंज नहीं हो रही हो किसी भी सेंटेंस में, तो वो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। तो हमारा जो डेफिनेशन है साधारण वाक्य की, वो क्या है, ऐसे वाक्य जिसमें कम से कम एक कर्ता हो और एक मुख्य क्रिया हो और अपने आप में एक संपूर्ण अर्थ रखते हैं, और उसमें वर्ब कौन सी होनी चाहिए, फाइनाइट। तो वो वाक्य सिंपल सेंटेंस होगा। अब देखते हैं, जैसे ही प्लेज फुटबॉल, तो इसमें ही सब्जेक्ट है, प्लेज इसमें फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि अगर हम ही की जगह दे रख लेते हैं तो दे प्ले हो जाएगा फुटबॉल, तो दे प्ले, प्लेज चेंज होगी, इसलिए चीज़ चेंज हो रही है, इनको हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे। आगे देखते हैं दूसरा सेंटेंस इसका, सीइंग अ स्नेक शी रेन अवे। तो इसके अंदर सीइंग यानी देखते हुए, देखते हुए, तो सांप को देखते हुए शी रेन अवे, वो भाग गई। तो यहाँ पर अगर हम टेंस चेंज करते हैं तो रेन रन में चेंज हो जाएगा, तो इट मीन्स ये एक फाइनाइट वर्ब है। तो इस प्रकार से अगर सिंपल सेंटेंस की डेफिनेशन ये हो गई, तो अगर इनके अलावा हमें और कोई चीज़ मिलती है तो हमें इस स्ट्रक्चर के अंदर हमें बदलना होगा। तो जिन सेंटेंसेस के अंदर हमें ये खुसूसियात या जो विशेषताएं मिलें, तो हम उनको हम सिंपल सेंटेंस कहेंगे या साधारण वाक्य बोलेंगे। अब देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस कौन से होते हैं, तो इसका हिंदी वाक्य होता है संयुक्त वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य यानी क्लॉजेज हों। क्लॉजेज भी एक अलग टॉपिक है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य हों और दोनों ही उपवाक्य अपना संपूर्ण अर्थ रखते हों, यानी किसी वाक्य के हमें अंदर दो वाक्य दिखते हैं जो किसी कंजक्शन से जुड़े होते हैं, असल में वो वाक्य नहीं होते, उपवाक्य कहा जाता है, क्योंकि वाक्य का भाग होता है उपवाक्य और अपने आप में वो संपूर्ण अगर अर्थ रखते हों तो उनको हम बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस। अर्थात अगर हमें दो सिंपल सेंटेंस दिए गए हुए हों तो उनमें कोई ना कोई ऐसा कंजक्शन लगाएंगे जिनको जोड़ने से एक वाक्य बनेगा और वो उस वाक्य होगा कंपाउंड सेंटेंस। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, शी सा अ स्नेक एंड रैन अवे। देखो, शी सा अ स्नेक एंड रैन अवे, तो यहाँ पर क्या हुआ, एंड जो इसका कंजक्शन है, एंड कंजक्शन एक कंपाउंड कंजक्शन के नाम से जाना जाता है, या यूं कहें कोऑर्डिनेट।
कोऑर्डिनेट कंजक्शन के नाम से जाना जाता है। तो कोऑर्डिनेट यानी बराबर के उपवाक्य, तो यानी जितना महत्वपूर्ण ये है उतना ही महत्वपूर्ण ये है। तो यहाँ पर अगर हम इसको अलग अलग करें दोनों उपवाक्यों को, जैसे इस पहला जो उपवाक्य है उसको हम अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर होगा सी सा अ स्नेक, तो इसमें अपना स्वयं का एक संपूर्ण अर्थ है कि उसने सांप देखा। दूसरा देखते हैं शी रेन अवे, वह भाग गई, तो वह भाग गई भी या वह दौड़ गई। इन दोनों ही उपवाक्यों का अगर हम अलग अलग अर्थ देखें तो संपूर्ण अर्थ होता है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम इन वाक्यों को बोलेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो जब कोऑर्डिनेट कंजक्शन से जब वाक्य जुड़ेंगे तो वो कहलाएंगे कंपाउंड सेंटेंस। हम आगे देखेंगे कि कोऑर्डिनेट कौन कौन से कंजक्शंस हैं, कोऑर्डिनेट कंजक्शंस, उनकी लिस्ट को देखने से हमें पता चल जाएगा कि अगर हम इन कंजक्शंस को जोड़ते हैं सिंपल वाक्यों में तो जो वाक्य बनेगा वो कंपाउंड सेंटेंस होगा। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसको हम हिंदी में बोलेंगे मिश्र वाक्य। ऐसे वाक्य जिसमें दो या दो से अधिक उपवाक्य हों यानी क्लॉजेज हों, परंतु संपूर्ण अर्थ केवल एक उपवाक्य रखता हो तथा दूसरा उपवाक्य अपने अर्थ के लिए पहले वाले पर निर्भर हो। यानी वाक्य तो दो होंगे लेकिन एक डिपेंड होगा दूसरे पर, मतलब सबऑर्डिनेट होगा, डिपेंडेंट क्लॉज होगी, इसमें निर्भर क्लॉज होगी। एग्जाम्पल से हम देखते हैं कि एज सी सा अ स्नेक एंड रैन अवे, जैसे ही उसने देखा, स्नेक देखा, एंड गलत है यहाँ पर, एंड नहीं आएगा। एज सी सा स्नेक रैन अवे, सी रैन अवे आ जाएगा। ये मेन क्लॉज है यानी मुख्य है, ये अपना अर्थ रखता है, और ये जो क्लॉज है एज शी सा स्नेक ये डिपेंडेंट है इसके ऊपर, यानी ये अपना अर्थ रखने के लिए शी रैन अवे पर डिपेंड है। क्योंकि इसका अलग से अगर हम अर्थ देखें कि एज शी सा अ स्नेक, जैसे ही उसने सांप देखा, अब यहीं पर ख़त्म हो गया, तो इसका संपूर्ण अर्थ नहीं आ रहा है। क्योंकि हमने सिर्फ इतना ही अगर बोलते हैं तो इसका आगे कुछ ना कुछ और होना चाहिए, माइंड में आता है। तो जब ये अपना अर्थ संपूर्ण करने के लिए जब दूसरी क्लॉज पर निर्भर हो तो इस प्रकार के वाक्यों को हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की श्रेणी में रखते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि ऐसे वाक्य जिसमें एक मेन क्लॉज हो या एक इनडिपेंडेंट क्लॉज हो और एक से अधिक डिपेंड या सबऑर्डिनेट क्लॉजेज हों, तो उन वाक्यों को हम मिश्र वाक्य या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में हम समझते हैं कि तीनों प्रकार के वाक्य कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा वाक्य कॉम्प्लेक्स है, कौन सा वाक्य सिंपल है, कौन सा कंपाउंड है एग्ज़ाम के अंदर। तो उसकी हम एक सारणी देख लेते हैं जिनको देखते ही आप आसानी से पहचान पाओगे कि ये सेंटेंस किस प्रकार के हमें दिए गए हैं। क्योंकि वहाँ पर हो सकता है कि कॉम्प्लेक्स दे दे और सिंपल बनवा ले, हो सकता है कंपाउंड सेंटेंस दे दे और सिंपल बनवा ले, लेकिन 90% चांसेस हैं कि वो सिंपल सेंटेंस देगा और इन तीनों सेंटेंसेस में एक सेंटेंस बनवाएगा। अब देखते हैं आगे। तो एग्ज़ाम के अंदर हमें सेंटेंस दिए जाएंगे जो सिंपल होंगे, तब सिंपल सेंटेंस की वहाँ पर क्या पहचान होगी इंग्लिश में, क्योंकि हिंदी में तो हमने देख लिया, इंग्लिश में क्या होगी। तो सिंपल सेंटेंस के अंदर वी फर्स्ट आईएनजी अगर आपको दिखे, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अगर आपको दिखे या वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको दिखे, इट मीन्स ये पार्टिसिपल्स अगर आपको दिखें, क्योंकि इसमें 3 पार्टिसिपल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का मतलब होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होगा परफेक्ट पार्टिसिपल, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो इसका मतलब होगा पास्ट पार्टिसिपल। अब यहाँ पर पार्टिसिपल का मतलब हम देख लेते हैं कि ऐसे वर्ब की फॉर्म्स जो एडजेक्टिव का काम करे, एडजेक्टिव यानी विशेषण का काम करे, विशेषताएं बताएं, तो उन जो वर्ब की फॉर्म्स हैं उनको हम पार्टिसिपल बोलते हैं। जैसे हम देखेंगे, इसको थोड़ा सा समझ लें, प्रेजेंट पार्टिसिपल को थोड़ा सा समझेंगे हम ब्रेक वर्ड से।
ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, ये वर्ब है, लेकिन अगर हम इसमें ब्रेकिंग आईएनजी जोड़ दें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, अब ये हो जाएगा ब्रेकिंग, और ब्रेकिंग का मतलब हो जाएगा टूटता हुआ। तोड़ना नहीं होगा, टूट रहा नहीं होगा। हाँ, अगर ये किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ आए, जैसे हम यूँ कहें शी इज़ ब्रेकिंग, अब इस ब्रेकिंग का मतलब होगा तोड़ रहा, यानी शी इज़ ब्रेकिंग, वह तोड़ रही है। लेकिन अगर हम इसको इस तरह कहें आई सा ए ब्रेकिंग स्टार, अब इसका मतलब क्या होगा ब्रेकिंग का, कि मैंने देखा, देखो ये तो हो गई इसमें फाइनाइट वर्ब, मेन वर्ब, कि मैंने देखा, ये अपना एक संपूर्ण अर्थ रखती है। तो मैंने क्या देखा, ब्रेकिंग स्टार, टूटता हुआ तारा। तो ये इस तरह की जो अर्थ देने वाली वर्ब्स हैं, टूटता हुआ, करता हुआ, जैसे स्पीकिंग बोलता हुआ, गोइंग जाता हुआ। तो ये जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं और वो एज ए पार्टिसिपल काम करता है, तो उसको बोलेंगे हम प्रेजेंट पार्टिसिपल। आगे देखते हैं हम हैविंग के साथ, देखते हैं हैविंग के साथ कैसे देखेंगे, जब काम पूरा हो जाए। जैसे हम कहें हैविंग टेकन फूड शी वेंट टू स्कूल, तो इसका मतलब होगा काम पूरा होने के बाद, यानी खाना खाने के बाद शी वेंट टू स्कूल, वह विद्यालय गई। तो यहाँ पर उसकी विशेषता क्या है कि जब वो विद्यालय गई तो उसने खाना खा लिया था। इस प्रकार के जब वाक्य हों तो इसमें ये जो हैविंग टेकन फूड है, ये हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पर, ये होगा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल है। अब देखते हैं वी थर्ड पार्टिसिपल्स। अगर हम कहें ही इज़ एजुकेटेड पर्सन, तो ही इज़ एजुकेटेड पर्सन, यहाँ पर ही की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, एजुकेटेड है, शिक्षित है, लेकिन यहाँ पर वी थर्ड का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर ऐसी वी थर्ड, हालांकि वी थर्ड नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है, क्योंकि वर्ब मेन वर्ब तो यहाँ पर ये है, ये कोई काम नहीं है, ये इसकी विशेषता है। तो जब वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें दिखाई दे और किसी विशेषता बताए किसी वस्तु की, तो वो पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा। जैसे हम कहें कि आई सा अ ब्रोकन चेयर, तो यहाँ पर चेयर की जो विशेषता है वो है ब्रोकन, तो ये टूटी हुई है, विशेषता बता रही है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो इस तरह के जो पार्टिसिपल हैं उसको हम कहेंगे पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से ये तीनों पार्टिसिपल होते हैं। अगर ये पाए जाते हैं तो ये सब सिंपल सेंटेंसेज हैं, क्योंकि यहाँ पर एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, क्योंकि चेंज हो सकती है। अगर हम यहाँ पर ही की जगह दे करें तो आर हो जाएगी, और ये मेन वर्ब का काम कर रही है, इसलिए हम इस सेंटेंस को बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस हैं ये सिंपल सेंटेंस में आएंगे। आगे देखते हैं इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे हम कहें ही वेंट टू स्कूल एज स्कूल टू स्टडी, तो वो स्कूल गया। अब यहाँ पर देखो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कि वो विद्यालय गया, क्यों, क्योंकि स्टडी करना था उसे, तो टू प्लस स्टडी आया है, यानी टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है। इस प्रकार से ये वाक्य कौन सा होगा, सिंपल सेंटेंस। और जीरंड, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए, यहाँ पर भी आईएनजी आ रहा है, लेकिन ये पार्टिसिपल था, यहाँ पर भी आईएनजी आएगा, लेकिन यहाँ पर ये एज किसका काम करेगा, नाउन का, तो ये कहलाएगा जीरंड। जैसे हम एक सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस है जैसे आई लाइक रीडिंग, मुझे क्या पसंद है, पढ़ना पसंद है, या मुझे पढ़ाई पसंद है। तो मुझे पढ़ाई पसंद है, तो यहाँ पर जो लाइक है ये तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और मेन वर्ब है, ये आई सब्जेक्ट है, ये फाइनाइट वर्ब हो गई। अब रीडिंग, रीडिंग में देखो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हुआ है, लेकिन इसका अर्थ क्या आ रहा है, नाउन के बाद, यानी एज ए संज्ञा कि मुझे पढ़ाई पसंद है। ये जैसे कहें आई लाइक स्विमिंग। और दूसरा सेंटेंस हम देख सकते हैं रीडिंग इज़ गुड हैबिट, यानी पढ़ाई एक अच्छी
आदत है। तो ये सारे सेंटेंस सिंपल होंगे। तो इस तरह का स्ट्रक्चर अगर हमें दिखाई देता है तो वो सिंपल सेंटेंस होगा, और उनको मिलाकर हमें या तो ये बनाना होगा या फिर ये बनाना होगा। तो रूल्स जो है हम आगे की वीडियोज़ में देखते हैं। आगे देखते हैं कंपाउंड सेंटेंस हम कैसे पहचानें एग्ज़ाम के अंदर, कि अगर हमें दे दे कि इस सेंटेंस को आपको सिंपल सेंटेंस में बदलना है तो फिर हम कैसे पहचानेंगे। तो इसमें तो हम देख लिया कि वर्ब की थर्ड फॉर्म वगैरह आएगा, पार्टिसिपल आएगा। हाँ, आप ये कह सकते हो कि वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो या तो परफेक्ट टेंस में आती है, कोई सा भी परफेक्ट हो, या फिर पैसिव के अंदर आती है। बिल्कुल आती है, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन ये पार्टिसिपल के रूप में भी काम आती है, क्योंकि जब अगर परफेक्ट टेंस में अगर ये आएगी तो इसके साथ कुछ न कुछ हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगी, इन दोनों में अगर आती है तो। जैसे अगर वर्ब की 3H में से एक हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगी अगर वो परफेक्ट टेंस है तो, या तो हैज़ आएगी या हैव आएगी या हैड आएगी, जिसके साथ अगर ये आती है तो हम इसको टेंस मान सकते हैं, और यहाँ पर वो क्रिया के रूप में आएगी, पार्टिसिपल के रूप में नहीं आएगी। ऐसे अगर पैसिव में आती है तो भी कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन इनमें ऐसा रूल लागू नहीं होता। आगे देखते हैं हम कंपाउंड सेंटेंस कैसे होगा। तो इसकी एक ट्रिक है, कंपाउंड सेंटेंसेज में ये कंजक्शंस हमें दिखाई देते हैं, और इन कंजक्शंस को याद करने का जो आसान तरीका है वो है, पहली ट्रिक है फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ F फॉर कि अगर आपको कंजक्शन के रूप में फॉर जुड़ा हुआ है, एंड आए, एंड का मतलब है यहाँ पर बोथ एंड। जिस तरह की अगर सेंटेंस कुछ इस तरह से हो, बोथ शी एंड ही आर टीचर्स, अगर इस तरह का सेंटेंस हो तो डेफिनेटली ये जो सेंटेंस है वो क्या है, एक कंपाउंड सेंटेंस होगा। इसी प्रकार से अगर वाक्य में हमें दिखाई दे नोर, इट मीन्स नाइदर नोर, बट दे यानी बट आल्सो अगर हो, सो हो, अदरवाइज अगर उसमें जुड़ा हुआ हो, देयर फोर लगा हुआ हो, हाउ एवर हो, नेवरदलेस अगर ये कंजक्शन हमें दिखाई दे। हालांकि बहुत सारे कंजक्शन हम नहीं लिए, लेकिन एज ए 12th क्लास के स्तर पर ये कंजक्शंस काफ़ी हैं। अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो अगर आपको ये कंजक्शंस दिखाई देते हैं किसी भी वाक्य में, इट मीन्स वो कंपाउंड सेंटेंस है, और हमें बदलना होगा जो भी एग्जामिनर पूछेगा, यानी कि अगर सिंपल में बदलना होगा तो हमें ये रूल्स अप्लाई करने पड़ेंगे, और अगर कंपाउंड को कॉम्प्लेक्स में बदलना होगा तो ये रूल अप्लाई करने पड़ेंगे। सेंटेंस को देखते ही हमें पहचान हो जाएगी कि हमें क्या करना है। अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कौन कौन से कंजक्शंस आते हैं। अगर हमें एग्ज़ाम के अंदर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस दिया जाता है तो फिर हमें ये कंजक्शंस दिखाई देंगे, जिसमें जितने भी रिलेटिव प्रोनाउंस हैं या WH वर्ड बोले उसमें मोस्टली हु यानी कि जिसने, हु यानी जिसका, होम यानी जिसको, विच यानी कौन सा, कौन सी, वॉट यानी जो कुछ, वेयर यानी जहाँ, वेन यानी जब, वेन नेवर जब कभी भी, वॉट एवर जो कुछ भी, वाइल यानी जबकि, एज इफ यानी मानो कि, इफ़ यानी यदि, लेस्ट यानी कहीं ऐसा न हो कि, देन यानी की अपेक्षा, बिकॉज यानी क्योंकि, एज सून एज जितना संभव हो सके, और देट यानी जो कि। अगर ये कंजक्शंस हमें दिखाई देते हैं किसी भी वाक्य में तो डेफिनेटली वह वाक्य हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होगा। और अगर सिंपल वाक्य दिए गए हैं और अगर हमें कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा तो हमें इन कंजक्शंस में से एक कंजक्शन प्रयोग में लेना होगा, और अगर कंपाउंड बनाना होगा तो हमें ये कंजक्शंस लगाने होंगे। यानी कि सिंथेसिस में एक बहुत बड़ा खेल कंजक्शंस का है। तो ये कंजक्शंस आप अच्छी तरह याद कर लें, आपके लिए बहुत आसानी होगी। अब नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे एग्ज़ाम में। अभी तक तो हमने सिर्फ इतना सीखा है कि ये जो 3 प्रकार के सेंटेंस हैं ये कौन कौन से होते हैं, ये कैसे हम इनको पहचानें कि ये कंपाउंड है, सिंपल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। धन्यवाद।